हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आप देख रहे हैं आपकी क्लास 8 से रिलेटेड जो आपकी हिस्ट्री का चैप्टर 1 रहेगा, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो कल हमने पढ़ाया था कि कब, कहाँ और कैसे क्या क्या घटना घटित हुई है, उसके बारे में आपको बताया गया था। तो आज हम लेकर आए हैं। जैसे हमने पहले जो फर्स्ट डे हमने इसको रिवीजन किया था, तो हमने इसके नट सेल्स पढ़े थे, फिर इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, फिर पीरियड इन हिस्ट्री हमने इसके 3 पीरियड्स पढ़े थे, जिसमें एंशिएंट पीरियड आया था हमारा, मेडीवल पीरियड आया था और मॉडर्न पीरियड आया था। उसके बाद हमने प्राइमरी सोर्स पढ़े थे। प्राइमरी सोर्स के अंदर आर्चियोलॉजिकल सोर्स थे। आर्चियोलॉजिकल सोर्स को भी विद एग्जाम्पल्स आपको समझाया गया था। उसके आगे जो हमने ऑफिशियल रिकॉर्ड के बारे में पढ़ा था, फिर हमने न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद जो हमने सर्वे एंड सेंसस के बारे में पढ़ा था। ये थे हमारे प्राइमरी सोर्सेज। उसके बाद हमने सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में जाना। सेकेंडरी सोर्सेज में क्या थे, मोस्टली जो इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स रहे उनको हमने क्या बोला है, सेकेंडरी जो सोर्सेज के अंदर इंक्लूड किया, जिसमें जो अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स थे, ट्रेवलर्स थे, न्यूज़पेपर, बुक्स, नॉवेल्स एंड लीफलेट्स एसेट्रा जो इसके अंदर इंक्लूड हुए हैं। आज हम जानेंगे हमारे नट बोल्ट्स में। द फर्स्ट प्रॉपर सेंसस वाज कैरिड आउट इन इंडिया इन 1881. इट हैड 3 volumes. द फर्स्ट वॉल्यूम्स वाज ए जनरल रिपोर्ट. द सेकेंडरी वॉल्यूम हैड 33 tables of the data collected and the third volume had the tables and extract from the presidency level report during the census. Except of caste, religion and occupation were also collected. तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर जो सेंसस हुई है वो कब हुई है, आपको प्रॉपर ढंग से याद रखना। 1881 में इसकी सेंसस को निकाला गया है। उसके बाद आपने क्या देखने को मिला, 1881 में हमारी फर्स्ट प्रॉपर सेंसस वो कैरिड आउट किया गया। इसके 3 वॉल्यूम है। फर्स्ट वॉल्यूम जो रहेगी वो जनरल रिपोर्ट रहेगी। सेकेंडरी वॉल्यूम 33 टेबल्स ऑफ द डाटा कलेक्शन की रहेगी। थर्ड वॉल्यूम जो रहेगी टेबल्स और एक्स्ट्रा फ्रॉम द प्रेसिडेंसी लेवल रिपोर्ट्स। ये तीनों जो वॉल्यूम्स के द्वारा इस तरीके से जो डेटा था या आंकड़े थे उनको इकट्ठा किया गया। ड्यूरिंग द सेंसस एक्सेप्ट ऑफ कास्ट, जो ये आंकड़े इकट्ठे किए यानी जो डाटा इकट्ठा किया गया वो सेंसस के कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन वर आल्सो कलेक्टेड, इन सब का भी डाटा क्या किया गया, इकट्ठा किया गया, यानी ये सभी आंकड़े इकट्ठे किए गए। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यू इन्वेंशन। न्यू इन्वेंशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज द फर्स्ट टू बी मशीनाइज्ड. पीपल लाइक जेम्स हैकवर्ड, रिचर्ड आर्कराइट, सैमुअल क्रैम्पटन। क्या बताया गया है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी है, पहली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो फर्स्ट टू यानी जो मशीनों के द्वारा लगाई गई, तो वो कौन कौन शामिल है उसमें, तो नाम आपको याद रखना है। जेम्स हैकवर्ड, रिचर्ड आर्कराइट, सैमुअल क्रैम्पटन। एडमंड कार्टराइट एंड अली विटनी इन्वेंटेड न्यू मशीन, यानी जो जो नाम आपको बताए गए हैं उन्होंने क्या किया, न्यू मशीन की इन्वेंशन की है। लाइक दिस स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, वाटर फ्रेम, स्पिनिंग म्यूल एंड कॉटन लूम दैट इंक्रीज ग्रोथ प्रोडक्शन। तो ये नाम आए हैं स्पिनिंग जेनी के, पावर लूम, वाटर फ्रेम के और स्पिनिंग मूल के। इन्होंने क्या लगाई हैं, कॉटन लूम को इंक्रीज करने यानी क्लॉथ का प्रोडक्शन करने में भी इनको यानी मशीनों के द्वारा बहुत ज़्यादा सहायता हुई। तो यहाँ पर क्या होता है कि न्यू इन्वेंशन यानी पहले जो मशीनों के द्वारा वर्क किया गया, तो ये कुछ नाम आए थे कौन कौन से। जेम्स हार्कवेज था, रिचर्ड आर्कराइट था, सैमुअल क्रम्पटन था, एडमंड कार्टराइट था और एली विटने। इन्होंने नई नई मशीन की इन्वेंशन की है। मशीनों के नाम आपको पता चले, जैसे स्पिनिंग जेनी थी या पावर लूम, वाटर फ्रेम था या स्पिनिंग म्यूल या कॉटन लूम, और धीरे धीरे कैसे क्लॉथ प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ी। तो नेक्स्ट देखिए, कुछ फोटोज दिखाए गए हैं, इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस किस ने इसकी इन्वेंशन की है। तो नाम देखिए, द स्टीम इंजन एंड स्टीम What the George Stephen's help in the movement of goods from one place to another. Machine began to be slowly used by for increase agriculture production.
तो हमने क्या जाना कि स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने या जॉर्ज स्टीफन हेल्प की थी मूवमेंट ऑफ गुड्स को, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में। मशीन बिगेन टू स्लोली यूज्ड फॉर इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू, और धीरे धीरे से क्या हुआ, मशीनों के माध्यम से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो भी बढ़ने लगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि भी जैसे स्टीम इंजन की शुरुआत जेम्स वॉट ने की है, जॉर्ज स्टेफन्स ने, उनकी सहायता से क्या हुआ, सामान एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जाने लगा, और मशीनों की शुरुआत से धीरे धीरे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा। और फिर हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमारा था ट्रेड यूनिज्म एंड सोशलिज्म, कि जो ट्रेड यूनिज्म और सोशलिज्म को बढ़ावा कम मिला। तो इसकी स्टार्टिंग देखते हैं। बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी के एंड में ऐसा हुआ जब जो यूरोपियन ओवरसीज ट्रेड स्टार्टिंग ब्रिंगिंग ग्रेट प्रॉफिट, कि जो यूरोपियन थे सीज को कवर करके यहाँ पर व्यापार करने के लिए पहुंचे थे ताकि उनका ज़्यादा फायदा मिल सके। The rule of various European countries started given exclusive right to group of merchants to begin companies to trade in the East in place of good share of their profit. In this way, the English East India Company was set up in 1600, the Dutch East India Company was set up in 1662, and the French East India Company was set in 1664. तो यहाँ हमने क्या देखा कि भाई 16th सेंचुरी का एंड होते होते जो यूरोपियन थे हमारी कंट्री में पहुंच चुके थे, और वो क्या करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, ताकि वो जो ज़्यादा मुनाफे पर अपने व्यापार को ले जा सकें। और जो हमारे रूलर्स थे या जो यूरोपियन जो रूलर रहे हैं उस समय के जो इम्पोर्टेंट, उन्होंने भी ये राइट दे दिया था मर्चेंट्स को कि वो कहीं पर जाकर अपनी कंपनी का लगा सकते हैं और अपने माल को बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए मोस्टली जो कंपनीज थी हमारे यहाँ पर ईस्ट के जरिए आई, तो वो ईस्ट से जो कंपनीज आई थी वो उनका मेन मकसद क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनी आई, तो आपको याद भी रखना क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट आई है हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, वाज सेटअप इन 1600, तो पहली कंपनी 1600 में आई है। सेकंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई है 1662 में, और फिर उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई है 1664 में। तो जो तीन कंपनीज आई हैं, ईस्ट इंडियन कंपनीज आई हैं, तो आपको इनको लर्न रखना है कि कौन कौन सी कंपनीज हमारे यहाँ पर पहुंची। ये तो थी हमारे ट्रेड यूनिज्म सोशलिज्म की किस तरीके से यानी जो यूरोपियन कल्चर था हमारे यहाँ पर आ गया और कैसे कैसे उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ावा दिया। तो इस एक्सेल जो हमारा जो पैसेज रहा, जो स्टेंजा रहा, इसके माध्यम से आपको ने रीड किया। अब नेक्स्ट जो देखते हम, नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन में हम क्या देख रहे हैं, सेवरल यूरोपियन कंट्रीज मैनेज टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर लार्ज एरियाज। तो यहाँ पर कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने धीरे धीरे पॉलिटिकल कंट्रोल के द्वारा बहुत ज़्यादा एरिया को वो क्या करना चाहती थी, कंट्रोल करना चाहती थी। Area around their trade settlement in different countries all over the world. These area come to know as colonies, and the process of acquiring colonies was known as colonization. तो colonization क्या बोला गया है कि भाई जो यूरोपियन कंट्रीज थी जो बड़े एरिया पर जो अपना ट्रेड को सेटलमेंट करना चाहती थी डिफरेंट कंट्रीज में, यानी वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में, और इस तरीके से वो जो उन्होंने यहाँ मतलब अलग अलग कंट्रीज में जाकर अपनी कॉलोनीज बसाई, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। यानी जब कोई बाहर वाला आकर किसी दूसरी जगह पर आकर बस जाए और अपनी एक ही तरह के लोग एक ही जगह पर रहने लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। ब्रिटेन, पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, इटली एटसेट्रा एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। तो यहाँ पर देखिए जो ब्रिटेन वाले थे, जो पुर्तगाली थे, जो स्पेनिश थे या फ्रेंच थे या इटालियन थे, इन्होंने अपनी कॉलोनीज कहाँ पर बसाई, जैसे आपको लर्न रखना है, एशिया में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में। जापान वाज द ओनली एशियन कंट्री टू बिकम एन इंपेरियल पावर, अदर वर ऑल यूरोपियन कंट्रीज। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो जापान था ओनली एशियन कंट्रीज ऐसा बना जो क्या थी, जिसके पास खुद की अपनी पावर्स थी, और जो दूसरी जो ऑल यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर भी अपनी इंपेरियल पावर उसके साथ थी। अब हम जो जानेंगे किसके बारे में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में, कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होती है। द डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स लेड टू
tremendous increase in trade and created great demand for goods since the system of producing goods at home could not fulfill their growing demand and the market. A new system of production replaced. There was the factory system in which the production was done with the help of machines. दिस नोन एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए सी के माध्यम से जो डिस्कवरी हुई, यानी जो डिस्कवरी रूट्स के जो डिस्कवरी हुई, तो आपको ये भी याद रखना, इसमें बताया नहीं गया कि पहले जो यानी सी रूट के माध्यम से जो हमारे देश में आया था वो कौन था, पुर्तगाल का निवासी था जिसका नाम था वास्को डी गामा। तो इस तरीके से सी रूट के माध्यम से बहुत सारे व्यापारी हमारे देश में आए, नए नए रास्तों की खोज हुई और वो गुड्स की डिमांड पर यहाँ पर आए थे। इस तरीके से जो ये सिस्टम था गुड्स का, एट होम कुड नॉट फुलफिल द ग्रोन डिमांड ऑफ द मार्केट, यानी जो उनकी डिमांड रहती थी मार्केट में कि नए नए जो चीज़ आई, इन्होंने नया नई जो सिस्टम बने प्रोडक्शन के, जो फैक्ट्री सिस्टम बना, किस तरीके से उन्होंने यानी फैक्ट्रियों के माध्यम से अपनी अलग अलग कंपनीज लगाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। यानी किसी दूसरी जगह पर जाकर अपनी जो नई नई इंडस्ट्री लगाना, नई नई चीज़ों की खोज करना, नए नए प्रोडक्शन करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। Machines were invented to satisfy the growing demands of new market. It also increased output and reduced prices. It was the first started in England because the conditions there were favorable for the development. Later on gathered momentum and spread to other part of Europe and the world. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इट वाज द फर्स्ट स्टार्टेड, कि जो इससे पहले मशीन वाज इन्वेंटेड सेटिस्फाई, की जो मशीन्स थी वो बहुत ज़्यादा उसकी ग्रो हुई, यानी डिमांड की आई मार्केट में, नई नई डिमांड्स के द्वारा नई नई मशीनों की ग्रो अप हुई और धीरे धीरे से बहुत सारी मशीनें बढ़ती चली गई और इस तरीके से जो आउटपुट था वो रिड्यूस होता चला गया उसका प्राइस में। फर्स्ट जो स्टार्टेड आई है तो ये कहाँ पर इसकी स्टार्टेड हुई है, वो हुई है इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि उनकी जो कंडीशन थी वो क्या चाहते थे कि भाई अगर किसी भी चीज़ की हमें डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए फेवरेबल जो कंडीशन होनी चाहिए। और बाद में धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं कि जो मोमेंटम सेपरेट हुआ पार्ट्स यूरोप के से लेकर पूरे वर्ल्ड में, ये क्या हो गया था, धीरे धीरे से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आनी स्टार्ट हो गई थी और बहुत सारी कंट्रीज ने अपना अपना प्रोडक्शन बनाना तैयार कर दिया था। तो इसके बाद हमने अब क्या पढ़ा था, हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में जाना। अब हम किसके बारे में जानेंगे, जो हमारा रहेगा इम्पेरियलिज्म के बारे में जानेंगे। एज इंडस्ट्री ग्रो अप द इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन ऑफ यूरोप वर फेस्ड विद टू क्रूशियल कंसर्न। यू हैव रीड द टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू ट्रेमेंडस इंक्रीज टू द इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि धीरे धीरे जो इंडस्ट्रीज थी वो ग्रो कर रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में फिर जो बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी उनके सामने कुछ टू क्रूशियल कंसर्न्स उनके सामने देखने को मिला। अगर हम पढ़ चुके हैं ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हमने पहले ही इस पैसेज में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में जाना, तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बढ़ा तो जो प्रोडक्शन था गुड्स का वो भी बढ़ने लगा। तो सो द फर्स्ट कंसर्न वाज टू फाइंड सोर्स ऑफ। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि इसलिए जो पहला जो कंसर्न था, जो पहले जो सोर्स मिले, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इंपेरियलिज्म में क्या क्या चीज़ें आई, कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इंपेरियलिज्म आया। तो ये इंपेरियलिज्म जो कंट्रीज होती थी वो क्या करती थी, obtained raw material at low cost. The second was the find market for the surplus goods they produce. They led the European nations and acquired colonies, the politically and militarily weaker countries of Asia and Africa. Imperialism is the policy of extending political and economic control over a weak country by a पावरफुल वन। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि जो कंट्रीज थी जो अपना व्यापार को बढ़ाना चाहती थी, उनके सामने दो समस्या तो थी, लेकिन उन्होंने अपनी समस्या का हल कैसे किया, उन्होंने कौन से सोर्स ढूंढे कि भाई जो वीकर कंट्रीज थी वहां से क्या करना स्टार्ट कर दिया, लो कॉस्ट पर रॉ मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और सेकंड वो क्या करती थी कि भाई उसी माल को वो पक्का माल बनाकर, यानी सरप्लस गुड्स बनाकर, अच्छे गुड्स बनाकर उसको
अच्छे तरीके से तैयार करके वहीं पर उसको क्या कर देती, सेल कर देती। और मोस्टली जो ये एक्वायरमेंट थी, ये जो कॉलोनीज यानी जहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनीज बसाई थी यूरोपियन कंट्रीज ने, वहाँ पर ऐसा होता था। और जो कंट्रीज यानी जो वीकर कंट्रीज होती थी, जिनकी पॉलिटिकली और मिलिट्रीली जो पावर थी वो वीकर थी, ऐसी जगह पर ही उन्होंने क्या करी थी, अपनी कंपनीज या अपनी फैक्ट्रीज लगाई थी। Imperialism, the policies of extending political economic control over a weak country by a powerful one। और इसी को हम क्या बोलते हैं कि imperialism एक ऐसी पॉलिसी है, एक ऐसी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल वाली पॉलिसी है जो वीक कंट्रीज के ऊपर पावरफुल यानी शक्तिदायी होने का दावा करती है। तो ये तो हमने जाना था कि इम्पेरियलिज्म में क्या क्या हुआ। इसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आती है हमारी। Textile industry, the first influenced by the industrial revolution, gradually other the industrialization also come under its spell। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी है, तो ये आपको लर्न रखना है कि फर्स्ट इंडस्ट्री इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज फर्स्ट। जो मार्केट में पहली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जो इंडस्ट्री आई है वो कौन सी इंडस्ट्री रहेगी, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री रहेगी। इसके बाद आने वाली इंडस्ट्रीज इसके बाद आई हैं, यानी बाद में इंडस्ट्रीज आई हैं, सबसे पहले जो इंडस्ट्री रही है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रही है। अब हम जानेंगे कैपिटलिज्म के बारे में कि कैपिटलिज्म क्या होता है, यानी पूंजीवाद क्या होता है। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, पूंजीवाद। Before the industrial revolution took place, the European country, the land was under various feudal lords of who were powerful. They collect tax and impose fine of farmers and live in a life of luxury। तो यहाँ पर क्या बताया गया भाई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले जो यूरोपियन कंट्री में जो लैंड ओनर्स होते थे, जो बड़े बड़े लॉर्ड्स अपने आप को लैंड लॉर्ड्स के नाम से जानते थे, वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, टैक्स को कलेक्ट करते थे, जो उनके ऊपर फाइन यानी फार्मर्स के ऊपर जो फाइन लगाया जाता था उनको इकट्ठा करते थे और खुद क्या करते थे, अपनी लाइफ लग्जरी लाइफ जीते थे। आगे क्या बताया गया है, आफ्टर द अराइवल ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम ए न्यू क्लास ऑफ पीपल अरोज द हु वर द ओनर ऑफ द फैक्ट्रीज। द पीपल कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड सेल of their goods, or in other they controlled capital. Thus they came to be known as the capitalists. They paid very less salaries their workers and exploited them in numerous ways. This way they were two distinct group of people, the capitalists of one who had money and all comforts, all workers of their have-nots who worked hard yet did not earn much। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि भाई पहले तो कौन होते थे, पावरफुल जो लैंड लॉर्ड्स होते थे। धीरे धीरे से जो फैक्ट्री सिस्टम आया और न्यू क्लास जो पीपल से वो जुड़ने लगे, उन्होंने नई नई फैक्ट्रीज के ओनर बनने लगे। इस तरीके से जो वो क्या करने लगे, कंट्रोल करने लगे अपने प्रोडक्शन पर, सेल और गुड्स के ऊपर। दूसरे शब्दों में क्या कहें कि वो अपनी पूंजी के ऊपर क्या करने लगे, कंट्रोल करने लगे, जो उन्होंने कैपिटल यानी पूंजी लगाई थी। इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट बोलते हैं। दे पेड वेरी लेस सैलरीज टू देयर वर्कर एंड एक्सप्लॉइटेड देम इन न्यूमरस वेज। वो क्या करते थे, जो उनके वर्कर्स होते थे उनको सैलरी तो कम देते थे और उनसे काम ज़्यादा करवाते थे। इस तरीके से वो उनका भी शोषण करते हुए जा रहे थे। दिस वे दे वर टू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, द कैपिटलिस्ट और द वन साइड मनी एंड all comfort and the worker have notes who worked yet did not earn much। तो यहाँ पर इस तरीके से दो तरह के ग्रुप्स बट गए थे। एक तो वो लोग जो पूंजी लगाते थे और जो अपनी पूंजी लगाकर पूरे कंफर्ट से अपनी लाइफ को जीते थे, लेकिन दूसरे कौन होते थे, जो वर्कर्स होते थे, जो काम तो बहुत ज़्यादा करते थे लेकिन वो काम करने के बाद भी उनको ज़्यादा पैसा अर्न नहीं होता था। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा है, ये हमने कैपिटलिज्म के बारे में जाना, यानी पूंजीवाद। इसका मतलब क्या था कि भी जो गरीब था वो गरीब होता जा रहा था और जो अमीर था यानी जो फैक्ट्री वगैरह लगाते थे वो क्या करते थे, अमीर होते जा रहे थे। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा कौन सा चैप्टर था, क्लास 8th का चैप्टर था, फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड व्हेन, वेयर एंड हाउ। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो एक हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हौसला भी बने और आपको भी फ़ायदा हो, जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर से
आपको जो चैप्टर का कुछ पार्ट रह गया है वो कल आपको बताया जाएगा, ताकि आपका चैप्टर ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर न आए और आपका धीरे धीरे से जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। तो फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।